हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन पर स्वागत है। जैसा कि हमने कल माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 का भाग बाद जिसमें मुख्य विषय विज्ञान लिया था उसके 120 क्वेश्चन थे। तो 60 हमने कल के पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिए थे। 60 आज हम 60 क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 61 से 120 तक आज कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार हमारा पूरा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएगा। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट पाने के लिए। और यह माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का टेस्ट होने के बाद मैं इसी चैनल पर आपको CTET के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के भी इसी प्रकार से चुन चुन के क्वेश्चन लेकर तैयार करके आप लोगों को उपलब्ध करवाऊंगा, जिसमें मैं जो CTET के सिलेबस अनुसार है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड उसी सिलेबस अनुसार आप लोगों को प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवाऊंगा। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से कौन से विलयन का पीएच मान न्यूनतम होता है? तो जैसा कि मैंने पिछले कई वीडियो में आपको समझाया कि कोई भी किसी का भी पीएच मान निकालना है तो बीच में आप 7 दूनी 14 ले लीजिए। अगर यहाँ 7 पर है जिसका पीएच मान तो वह उदासीन है, लेकिन जितना ही पीएच मान नीचे आएगा यानी 7 हुआ, 6 हुआ, 6 हुआ, 5 हुआ, 4 हुआ, 3 हुआ, 2 हुआ, 1 हुआ, उतना ही ज़्यादा वो अम्लीय होता जाएगा। और 7 से ऊपर 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 तक जितना ही ऊपर जाएगा उतना ही क्षारीय होता जाएगा। तो हमें इसमें पूछा है न्यूनतम। तो न्यूनतम का मतलब होता है कम होना। तो जैसे कि यहाँ 7 है तो 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो नींबू का पीएच मान 2 या 3 के बीच में होता है, तो वह एक अम्लीय है। तो यानी कि न्यूनतम है इसमें नींबू, ऑप्शन डी। बाकी शुद्ध जल का 7 होता है पीएच मान, तो यह तो उदासीन होगा। जैसा कि मैंने बताया कि जिसका पीएच मान 7 होगा वह उदासीन होगा, ना तो अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा। तो यह भी न्यूनतम नहीं होगा। डिटर्जेंट यह भी अम्लीय होता है क्योंकि इसका पीएच मान 7 से ऊपर होता है, क्योंकि यह अम्लीय नहीं, डिटर्जेंट क्षारीय होता है। और हमारा जो खून है इसका होता है पीएच मान 7.4 यानी 7 से ऊपर, तो यह भी क्षारीय होगा। तो इसका आंसर होगा सही नींबू का रस, क्योंकि नींबू का रस 2 या 3 के बीच में होता है, तो न्यूनतम पीएच मान नींबू के रस का है। क्वेश्चन नंबर 62, परमाणु संख्या डॉट 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 वाला तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। तो परमाणु संख्या 11 वाला तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। ऑप्शन ऑप्शन सी, परमाणु तत्व 11 वाला तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। ऑप्शन सी। थोड़ी यहाँ में ऑप्शन में मिस्टेक हो जाती है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों आप लोग खुद जानते हो कि इसको टाइपिंग करने में कितनी मेहनत लगती है। पहले इसको कंप्यूटर में टाइप करो, फिर उसके बाद PDF बनाओ, उसके बाद आप लोगों को अपलोड करता हूँ और समझाता हूँ। तो इसलिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, जिससे हमें ये लगता है कि हमारी मेहनत सफल हो रही है। और मैं इसी प्रकार से टाइप कर करके आप लोगों को इसी चैनल पर CTET, जो कि हमारा अभी आगे जून, जुलाई, अगस्त में एग्जाम्स होने वाले हैं, तो उन दोनों के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के प्रैक्टिस सेट सिलेबस के अनुसार मैं इसी चैनल पर उपलब्ध करवाऊंगा। और अधिकतर मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर वैसे तो विस्तृत भी डालूंगा, लेकिन मैं अधिकतर आप लोगों को इस पर इसी प्रकार से प्रैक्टिस सेट ही उपलब्ध करवाऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63, उर्वरकों के बारे में कहे गए कथनों में से एक गलत है, उसे पहचानिए। उर्वरकों का अर्थ है कि खाद जो हम खेत में डालते हैं, जैसे गोबर की खाद हुई, कोई भी खाद हुई, तो जो उर्वरक होते हैं उन्हीं को खाद कहते हैं। तो उनको ये पहचानना है हमें कि कौन से चीज द्वारा मतलब कौन सा कथन उर्वरकों के लिए गलत है। तो वे मृत पौधों व पशुओं के अपघटन से निर्मित हो सकती है। तो यह नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उर्वरक और कंपोस्ट खाद में अंतर होता है। जो हमारी गोबर की खाद होती है उसे कंपोस्ट खाद बोलते हैं, जो उर्वरक जैसे यूरिया हुआ, DAP हुई ये कहलाते हैं उर्वरक। तो ये मृत पौधों व पशुओं के अपघटन से निर्मित नहीं हो सकते, यही कथन गलत है। ऑप्शन ए, बाकी वे NP जैसे के पोषकों से समृद्ध होते हैं, बिल्कुल होते हैं। आप कभी यूरिया की बोरी या DAP की बोरी में देखना, तो आप उसमें देखेंगे N यानी नाइट्रोजन कितने परसेंट है, फास्फोरस कितने परसेंट है, तो इस प्रकार उसकी जानकारी लिखी रहती है। तो बिल्कुल यह NP के पोषक तत्वों से समृद्ध होते हैं।
वे कारखानों में उपलब्ध होती हैं। बिल्कुल यूरिया DAP ये कारखानों में बनती है, बिल्कुल ये भी सही है। वे मुख्य रूप से प्रकृति में अकार्बनिक हैं, बिल्कुल यह भी हैं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। वह मृत पौधों व पशुओं के अपघटन से निर्मित हो सकती हैं। यह कथन गलत है, नहीं निर्मित नहीं हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित पदार्थों को आकर्षण के अंतर आणविक बल के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना, यानी कि जिन पदार्थों का आणविक बल ज्यादा है तो उनको वैसे ही बढ़ते क्रम में हमें सजाना है। तो इनका आणविक क्रम सही होगा ऑप्शन बी, क्योंकि सबसे कम ब्यूटेन का होता है, फिर ब्यूटेन से ज्यादा होता है एल्कोहल का, फिर एल्कोहल के बाद होता है जल का, और सबसे ज्यादा होता है पैराफिन मोम का। क्योंकि इसका अर्थ होता है कि जैसे ये है, ए लिखा है ए और ए लिखा है वी, क्योंकि इस निशान का अर्थ होता है कि ए से बी बड़ा है, तो यानी कि इनका आणविक बल है जो वह बढ़ते क्रम में है। चलिए, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65, समतल दर्पण के समक्ष खड़े होने पर जब आप अपना दायां हाथ हिलाते हैं, आपका प्रतिबिंब कौन सा हाथ हिलाता है? तो अगर हम जैसे दर्पण यानी कि समतल यानी कि जो शीशा है अपने घर में यूज करते हैं, अगर हम शीशा के सामने खड़े हों तो अगर अपना दायां हाथ हिलाएंगे तो आप देखेंगे कि शीशे में हमें ऐसे लगेगा जैसे हम अपना बायां हाथ हिला रहे हों। आप चाहें तो इसे प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, क्योंकि यह दर्पण यानी कि शीशे के प्रतिबिंब की वजह से होता है। तो इसका आंसर होगा, अगर हम दायां हाथ हिलाएंगे तो हमें लगेगा कि केवल बायां हाथ हिला रहे हैं, दायां हिलाएंगे लेकिन लगेगा कि बायां हाथ हिला रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व कौन सा है? तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान सबसे अधिक होता है, ऑप्शन ए। और इसके साथ एक और आप इसके साथ पॉइंट याद रखना, जो कैल्शियम है यह सबसे क्रियाशील पदार्थ भी है। इस पॉइंट को भी आप याद रखें। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि यहाँ कैपिटल में लिखा है ऑप्शन और यहाँ स्मॉल में दिए हैं, तो आपको दोस्तों उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को जैसा कि मैंने बताया कि एक एक क्वेश्चन में चुन चुन के लेता हूँ। एक क्वेश्चन यहाँ से लिया, एक क्वेश्चन यहाँ से लिया, यानी कि मैं आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट इस प्रकार से बनाता हूँ कि आप लोगों को जितनी भी किताबें हैं सबका पूरा फायदा मिले। तो यहाँ पर जैसे वहाँ पर इस किताब में लिखे हैं कैपिटल में ऑप्शन और इस किताब में लिखे हैं स्मॉल में ऑप्शन, तो उससे थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि किताब से ये देख के जो टाइपिंग करते हैं तो उसमें देखा कि ये कैपिटल में लिखे हैं तो उसी प्रकार से लिख जाता है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बाकी आप लोगों को मैं इतने सुपर क्वेश्चन उपलब्ध करवाता हूँ, 5 क्वेश्चन इस किताब से, 5 क्वेश्चन इस किताब से। अगर आप लोग साधारण शब्दों में समझे तो यह पूरी किताबों के निचोड़ होते हैं। मैं जितने भी प्रैक्टिस सेट डालता हूँ, जैसा कि मैंने अभी पटवारी के भी डाले थे, अब माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 के भी डाल रहा हूँ। इसके बाद में जो हमारे CTET के होने वाले हैं उसके भी मैं इसी प्रकार सिलेबस अनुसार उपलब्ध करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 66, वाहन चालन हेतु पश्च दृश्य दर्पण होता है, यानी कि जब हम वाहन चलाते हैं जैसे कार हुई, मोटरसाइकिल हुई, तो पश्च दृश्य दर्पण यानी कि जो साइड मिरर है, यानी कि जो साइड में शीशा लगते हैं पीछे की कि कोई वाहन तो नहीं आ रहा, उसी को बोलते हैं पश्च दृश्य दर्पण। वह होते हैं उत्तल दर्पण, यानी कि वो बहुत दूर होता है लेकिन हमें उसका प्रतिबिंब दिख जाता है, तो वह बने होते हैं उत्तल दर्पण से, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित वर्गीकरण श्रेणियों में से कौन सी श्रेणी शेष 3 श्रेणियों की तुलना में वर्गीकरण पदानुक्रम में सर्वोच्च स्थान पर है? सर्वोच्च स्थान यानी कि सबसे ऊपर। तो सबसे पहले होता है गण, जो इसका वर्गीकरण होता है सबसे पहले होता है गण, सबसे पहले होता है गण, उसके बाद होता है कुल, उसके बाद होता है कुल। यानी कि ऐसे देखिए, पहले नंबर पे आएगा गण, उसके बाद आएगा कुल, यानी कि एक नंबर जैसे वो होते हैं ना, जैसे अपने पिताजी दादाजी, इस प्रकार से, इसी प्रकार से आप समझिए। सबसे पहले होता है गण, उसके बाद होता है कुल, और उसके बाद होती है वंश। कुल के बाद वंश, बोलते नहीं है कि उस कुल का उस वंश का है, वंश जैसे कोई भी जीव है तो, और उसके बाद सबसे बाद में आएगा प्रजाति, फिर बांटा जाएगा इन्हें प्रजाति में। तो सबसे ऊपर आएगा गण, पहले गण, फिर आएगा
कुल, फिर आएगा वंश, फिर आएगी सबसे लास्ट में प्रजाति। अगर कहीं ये पूछता कि सबसे नीची श्रेणी में कौन सा है, तो वह आता आपका प्रजाति। चलिए क्वेश्चन नंबर 69, सेक्स टेंट उपकरण का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो सेक्स टेंट का प्रयोग नौ संचालन में किया जाता है। ऑप्शन बी, सेक्स टेंट का उपयोग नौ संचालन में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, किस प्रक्रिया द्वारा टेडपोल एक वयस्क मेढक में विकसित हो जाता है? तो वह होता है कायांतरण में। ऑप्शन बी, उस क्रिया को बोलते हैं कायांतरण। क्योंकि आप देखना, जब मेढक होता है, जब छोटा होता है मेढक, तो आप देखना उसको, जिसको हम अपनी देहाती भाषा में मेदकसुल्ला भी बोलते हैं, पानी में रहते हैं तो वो मछली की तरह लगते हैं, लेकिन वह मछली ना होकर वह टेडपोल होते हैं जो बड़े विकसित होकर एक मेढक का रूप ले लेते हैं, तो उस क्रिया को बोलते हैं कायांतरण। ऑप्शन बी। और इसी प्रकार से मधुमक्खी का विकास भी कायांतरण से होता है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से क्या एक पास्कल के बराबर है? तो एक पास्कल के बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ऑप्शन बी, चाहे आप एक पास्कल में माप कर लें या 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर में माप कर लें, यह बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, भौतिक मात्रा प्रेरकत्व की इकाई क्या है? तो भौतिक मात्रा प्रेरकत्व की इकाई है हेनरी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, यहाँ थोड़े मिस्टेक हो, जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया है, इस पे आप ध्यान ना दें, मैं मुंह से भी बोलते जा रहा हूँ। तो प्रेरकत्व की इकाई है हेनरी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 73, हम बिना फिसले पृथ्वी पर चलने में क्यों सक्षम हैं? क्योंकि घर्षण बल के कारण जब हम चलते हैं तो नीचे जमीन से हमारे पाँव को पैरों का घर्षण होता है, जिससे हम आसानी से चलते हैं। अगर जिस दिन घर्षण खत्म हो जाएगा तो व्यक्ति, मनुष्य या कोई भी जीव जंतु धरती पर नहीं चल पाएगा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 74, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक साथ ऑक्सीकरण और अपकरण होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। इसमें ऑक्सीकरण भी होता है और अपकरण भी होता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 75, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पाचन तंत्र किस भाग में स्त्रावित होता है? तो यह होता है पेट अमाशय में। ऑप्शन बी, पेट अमाशय में। और अगर क्वेश्चन ये आता है कि यह स्त्रावित कौन करता है, तो यह स्त्रावित करता है अग्नाशय, यानी कि इंग्लिश में कहें तो पैंक्रियाज। ऑप्शन बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 76, ऑक्सीजनहीन रक्त को हृदय तक ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं को ... के रूप में जाना जाता है, तो उन्हें शिराएं कहते हैं। ऑप्शन डी, यानी कि ऑक्सीजनहीन, जिनमें ऑक्सीजन नहीं होती है, तो यह जो रक्त हृदय तक लाती हैं, तो वह लाती हैं शिराएं, जो कि हमारी ये ऊपर दिख रही है नीली सी, यही है शिराएं, जो वापस जैसे कि धमनी है तो उसमें शुद्ध रक्त होता है, यानी कि ऑक्सीजन उसमें मिक्स होती है, तो वह ले जाती हैं धमनियां और इसको वापस लाती हैं शिराएं। तो आप इन जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ इनको भी याद रखें, यानी कि ऑक्सीजन उसमें है, यानी कि ऑक्सीजन रहित रक्त को धमनियां ले जाती हैं पूरे शरीर में, और जो वापस लाता है वह लाती हैं शिराएं, और ऑक्सीजन उसमें नहीं होती है। चलिए, तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 77, अणु या परमाणु समूहों के बीच अपशिष्ट आकर्षक या प्रतिकारक बल जो कि एक सहसंयोजी आबंध या आयनिक बंध से नहीं पैदा होते हैं, उन्हें कहा जाता है, उन्हें ... कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है वांडर वॉल्स बंध। ऑप्शन डी, वांडर वॉल्स बंध। क्वेश्चन नंबर 78, किसी प्राणी पर लगाए गए बाहरी बल द्वारा उस प्राणी को या एक प्राणी के द्वारा किए गए ऊर्जा के यांत्रिक हस्तांतरण को कहते हैं, तो उसे कहते हैं कार्य। ऑप्शन ए, उसे कार्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कीड़ों के अध्ययन को एंथ्रोमोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन डी, कीड़ों के अध्ययन को एंथ्रोमोलॉजी कहा जाता है, तो कीड़ों के अध्ययन को कहते हैं ऑप्शन डी, एंथ्रोमोलॉजी।
और एंथ्रोपोलॉजी इसमें मानव का जो आनुवांशिकता है या उसके और भी जो है उसका अध्ययन किया जा सकता है, जैसे कि आनुवांशिकता हुई या संस्कृति या सभ्यता, इसके बारे में एंथ्रोपोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। और जियोलॉजी में यह पृथ्वी से संबंधित विज्ञान है। और ऑर्निथोलॉजी यह एक पक्षियों की शाखा है, जो कि इसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। तो आप इन चारों पॉइंट को याद रखें, क्योंकि इन चारों से कभी भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे एंथ्रोपोलॉजी यह मानव की संस्कृति आनुवांशिकता का अध्ययन है। जियोलॉजी यह पृथ्वी के विज्ञान से संबंधित है। ऑर्निथोलॉजी यह पक्षी विज्ञान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 80, अत्यधिक द्रव्यमान वाले पिंड में उच्च ... होता है। तो अत्यधिक द्रव्यमान वाले पिंड में जड़त्व उच्च जड़त्व होता है। ऑप्शन डी, उच्च जड़त्व होता है। क्वेश्चन नंबर 81, गाजर का नारंगी रंग किसके कारण होता है? तो गाजर का नारंगी रंग होता है कैरोटीन के कारण, क्योंकि गाजर में कैरोटीन की मात्रा अधिक होती है, इसलिए उसका रंग नारंगी होता है। क्वेश्चन नंबर 82, घूर्णन करने वाली वस्तु पर लगाए गए एक बड़े बल का परिणाम बड़े ... में होता है। तो घूर्णन करने वाली वस्तु पर लगाए गए एक बड़े बल का परिणाम बड़े वल अघूर्ण में होता है। ऑप्शन डी, वल अघूर्ण में होता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 83, पोषवाही फ्लोएम परिवहन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फ्लोएम परिवहन का एक दिशात्मक होता है। नहीं, यह असत्य है, यानी यह कथन सही नहीं है। फ्लोएम में अनुत्कारी शर्करा के रूप में शर्करा का परिवहन होता है। बिल्कुल, फ्लोएम शर्करा यानी कि भोजन पूरे पेड़ में भेजता है। तो ये फ्लोएम अनुत्कारी शर्करा के रूप में शर्करा का परिवहन करता है। यह बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन बी। बाकी ये भी आपके गलत होंगे, क्योंकि हमारा जो जब सही मिल गया है तो ये बाकी तो गलत ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से किस को एक विलयन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो वह है समुद्री जल। ऑप्शन सी, क्योंकि समुद्री जल में नमक और कई प्रकार के लवण और तत्व सम्मिलित होते हैं, इसलिए इसे एक विलयन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 85, प्रोटीनों का निर्माण ... से होता है। तो प्रोटीनों का निर्माण होता है अमीनो अम्ल से। ऑप्शन ए, अमीनो अम्ल से। क्वेश्चन नंबर 86, रेडियोधर्मी यूरेनियम काल निर्धारक नामक काल निर्धारण विधि का प्रयोग किसके काल निर्धारण के लिए नहीं किया जा सकता? मतलब किसकी काल निर्धारण के लिए नहीं किया जा सकता है? तो यह फोसिल और पादप पिंड के काल निर्धारण के लिए नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन सी। बाकी मिट्टी के काल निर्धारण के लिए किया जा सकता है, पृथ्वी पर खनिज के काल निर्धारण के लिए किया जा सकता है, और चट्टाने के काल निर्धारण के लिए, लेकिन फॉसिल और पादप पिंड के काल निर्धारण के लिए रेडियोधर्मी यूरेनियम का उपयोग नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 87, जब मिश्रण में पानी मिलाने के बाद भारी घटक नीचे बैठ जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है अपसादन। ऑप्शन डी, यानी कि कोई मिश्रण है, जैसे पानी है, तो उसमें कुछ भी मिलाया गया है जो उसमें घुलनशील ना हो, तो वह जब नीचे बैठ जाएगी तो उस विधि को अपसादन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने मटर के पौधों पर काम करते हुए वंशानुक्रम के मौलिक कानून की खोज की थी? तो ये तो आप सभी को पता होगा कि मटर के पौधे में वंशानुक्रम की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। ऑप्शन ऑप्शन ए। तो ये तो आप सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 89, किसने कहा था कि सभी पदार्थ जो परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो अविभाज्य और अविनाशी निर्माण खंड हैं? तो यह कहा था जॉन डाल्टन ने। ऑप्शन बी, जॉन डाल्टन ने। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 90, जब किसी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है और जब वह सबसे ऊंचे बिंदु तक पहुंच जाता है तो उसका ... त्वरण नीचे की ओर होता है। तो उसका त्वरण नीचे की ओर होता है। ऑप्शन ए, यानी कि कोई भी कण है, हम ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंक दें
तो वो चला जाएगा और जब अपने सबसे ऊंचे अंतिम बिंदु पे जाएगा तो उसका जो त्वरण है वह नीचे की ओर रहेगा या होता है। क्वेश्चन नंबर 91। अब हमारी यहाँ से जो कि विज्ञान पेडागोजी है वह स्टार्ट हो गई है, जो कि 30 नंबर की आनी है। जैसे कि मैंने बताया था कि माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का मैं भाग वा पढ़ा रहा हूँ, जिसमें विज्ञान है मुख्य विषय, तो उसके जो 90 क्वेश्चन है वह तो आने हैं मेन सब्जेक्ट से, विज्ञान से संबंधित, लेकिन जो 30 क्वेश्चन है वह आएंगे विज्ञान पेडागोजी से। इस प्रकार से 90 और 30 मिला के 120 में हमारा भाग कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब हम विज्ञान पेडागोजी के क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 91, मौखिक और लिखित मूल्यांकन में प्रमुख अंतर है। तो मौखिक और लिखित मूल्यांकन में प्रमुख अंतर है लागत समय की भिन्नता। ऑप्शन ए लागत समय की भिन्नता। क्वेश्चन नंबर 92, वह प्रोजेक्टर जिसमें छात्रों से चक्षु संपर्क बना रहता है तथा जिसमें वस्तु की परछाई वक्ता के पीछे बनती है कहलाता है। तो वह कहलाता है ओवरहेड प्रोजेक्टर। ऑप्शन ए ओवरहेड प्रोजेक्टर। क्वेश्चन नंबर 93, विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न विषयों में शामिल अभ्यास समय खंड का उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य होता है सीखने के विस्तारित अवसर प्रदान करना। ऑप्शन डी सीखने के विस्तारित अवसर प्रदान करना। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 94, सुश्री शिल्पा एक गतिविधि के माध्यम से पार्श्व परिवर्तन की अवधारणा पेश करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इस प्रयोजन के लिए सबसे उपयुक्त है। तो इसके लिए सबसे प्रयुक्त गतिविधि है एक कागज पर एक शब्द लिखना और फिर उस कागज को 180 डिग्री घुमाना। ऑप्शन ए एक कागज पर एक शब्द लिखना और फिर उस कागज को 180 डिग्री घुमाना। क्वेश्चन नंबर 95, निरीक्षण करो और सीखो के सिद्धांत पर आधारित कौन सी विधि है। तो वह है प्रयोगशाला विधि। ऑप्शन सी प्रयोगशाला विधि। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 96, पाठ्य पुस्तक में एकता किस विधि द्वारा मिलती है। तो पाठ्य पुस्तक में एकता परियोजना विधि द्वारा मिलती है। ऑप्शन ए एकता का अर्थ है कि सभी जो बच्चे हैं उनको एक ही जगह उनका ध्यान केंद्रित करना, तो वह होती है परियोजना विधि में। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 97, आगमन विधि का एक शिक्षण सूत्र है। तो आगमन विधि का एक शिक्षण सूत्र है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ऑप्शन बी ज्ञात से अज्ञात की ओर। क्वेश्चन नंबर 98, कौन सा गुण वस्तुनिष्ठ परीक्षा का नहीं है। तो व्यक्तिनिष्ठ यह गुण वस्तुनिष्ठ परीक्षा का नहीं है। ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें व्यक्ति अपना कुछ अलग से नहीं डाल सकता है, यह व्यक्तिनिष्ठ नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 99, प्रायोगिक परीक्षा ली जाती है। तो प्रायोगिक परीक्षा ली जाती है माध्यमिक स्तर पर। ऑप्शन सी माध्यमिक स्तर पर, यानी कि कक्षा छठवीं से आठवीं या 10वीं तक। ऑप्शन सी माध्यमिक स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 100, कौन सा दृश्य श्रवण साधन अधिक प्रभावी होगा। तो टेलीविजन, यानी कि जो हमारे घर पर टीवी होता है वह दृश्य श्रव्य सामग्री में सबसे अधिक उपयोगी होगा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 101, कौन सा प्राप्त उद्देश्य नहीं है। तो ज्ञान प्राप्त उद्देश्य नहीं है, अवबोध प्राप्त उद्देश्य नहीं है, अनुप्रयोग प्राप्त उद्देश्य नहीं है, क्योंकि यह पहले से प्राप्त नहीं होता है, इसको हमें प्राप्त करना पड़ता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 102, छात्र गाय को सजीव तथा पत्थर को निर्जीव बताता है, इसमें उसने किस प्रकार के उद्देश्य की प्राप्ति दर्शाई है। तो इसमें उसने अवबोधन उद्देश्य की प्राप्ति दर्शाई है, क्योंकि उसने अवबोध किया है कि गाय चल रही है। तो यह सॉरी यहाँ बच्चे ने उल्टा अवबोधन किया है कि हाँ सही है, सॉरी उसके लिए माफी चाहता हूँ, मैंने थोड़ी क्वेश्चन में देखने में मिस्टेक कर दी। तो उसने यह अवबोधन किया कि गाय चल रही है तो वह सजीव है, यानी कि उसमें जीवन है, पत्थर एक जगह रखा रहता है इसलिए वह निर्जीव है। तो इसमें उसने अब अवबोधन उद्देश्य की प्राप्ति दर्शाई है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 103,
बालक सोचने विचारने के बाद सही निर्णय ले सकता है। यह किस प्रकार का उद्देश्य है? तो यह है अभिव्यक्ति प्रकार का उद्देश्य, ऑप्शन ए अभिव्यक्ति प्रकार का उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 104, किस विधि में छात्र काम करके सीखता है? तो अन्वेषण विधि में छात्र काम करके सीखता है, ऑप्शन डी सॉरी छात्र अन्वेषण विधि में कार्य करके सीखता है। क्वेश्चन नंबर 105, अभिक्रमक अनुदेशन विधि के जन्मदाता है? तो अभिक्रमक अनुदेशन के जन्मदाता है वी.एफ. स्किनर, ऑप्शन सी वी.एफ. स्किनर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 106, शिक्षण में सबसे अधिक उपयोग किस विधि का होता है? तो शिक्षण में सबसे अधिक उपयोग होता है व्याख्यान विधि का, ऑप्शन डी व्याख्यान विधि का। क्वेश्चन नंबर 107, किसी अध्यापक का दाहिना हाथ कहा जाता है? तो श्याम पट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड को अध्यापक यानी शिक्षक का दाहिना हाथ कहा जाता है, ऑप्शन डी। क्योंकि अगर ब्लैक बोर्ड श्याम पट्ट नहीं होगा तो ये शिक्षक कैसे पढ़ाएगा, इसलिए ये श्याम पट्ट को अध्यापक का दाहिना हाथ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 108, उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ है? तो उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ है शिक्षण जिसमें छात्रों की त्रुटियों का संशोधन हो। यानी कि अगर कोई विद्यार्थी शिक्षा में पिछड़ा है या उसने कोई गलती त्रुटि की है तो शिक्षण में उस त्रुटि को सही करना, यह उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ है। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 109, छोटी कक्षाओं के लिए विज्ञान शिक्षण की कौन सी विधि उपयुक्त है? तो छोटी कक्षाओं के लिए प्रदर्शन व्याख्यान युक्त प्रदर्शन विधि है, उपयुक्त है, ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन सी। छोटी कक्षाओं जैसे जो छोटे वाले बच्चे हैं तो उनको व्याख्यान यानी कि उनको तो सुनाना पड़ेगा तब समझ में आएगा, तो इसके लिए प्रदर्शन करना और व्याख्यान युक्त प्रदर्शन करना यह विधि उपयुक्त होगी। क्वेश्चन नंबर 110, इकाई योजना है? तो इकाई योजना है पढ़ाए जाने वाले पाठों का संग्रह, ऑप्शन बी पढ़ाए गए पाठों का संग्रह का अर्थ है जैसे विज्ञान में कभी टीचर ने हमारे मस्तिष्क के बारे में पढ़ाया, कभी हृदय के बारे में पढ़ाया, तो कभी किडनी के बारे में पढ़ाया, तो इन पाठों का एक जगह संग्रह करना ही इकाई योजना है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 111, पाठ्य वस्तु पर आधारित इकाई योजना का कौन सा प्रकार नहीं है? तो प्रकरण पर आधारित यह तो इकाई योजना का प्रकार है, सिद्धांत पर आधारित यह भी इकाई योजना का प्रकार है, किसी मूल पहलू पर आधारित यह भी इकाई योजना का प्रकार है, लेकिन रुचि पर आधारित यह इकाई योजना का प्रकार नहीं है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 112, इकाई योजना कितने प्रकार की होती है? तो इकाई योजना 2 प्रकार की होती है, ऑप्शन ए इकाई योजना 2 प्रकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 113, प्रस्तावना का मूल आधार है? तो प्रस्तावना का मूल आधार है पूर्व ज्ञान, यानी कि आपको पहले से क्या आता था उसी को प्रस्तावना में लिखना पड़ता है, तो प्रस्तावना का मूल आधार है पूर्व ज्ञान, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 114, प्राथमिक स्तर की एक कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों से उनकी गर्मी की छुट्टियों में किए गए भ्रमण पर बातचीत कर रहा है, क्योंकि विद्यार्थियों के अनुभव ज्ञान रचना का आधार है, ऑप्शन सी। तो अब इसे आप अच्छे से समझिए, यानी जैसे विद्यार्थी गर्मियों में कहीं घूमने गए, जैसे कि उदाहरण ले लेते हैं कि कोई बच्चे गर्मियों में छुट्टियों में कहीं पहाड़ कहीं जंगल घूमने गए, जब वो वापस आए स्कूल में फिर से, तो जो अध्यापक है शिक्षक है उसने पूछा कि आप लोग जंगल घूमने गए थे तो वहाँ किस प्रकार के पौधे देखे, उनमें क्या क्या देखा, तो यानी कि उनका जो अनुभव है उनके आधार पर ज्ञान रचना का एक आधार बन जाता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 115, मस्तिष्क उत्प्लावन तकनीक को सर्वप्रथम किसने उजागर किया था? तो यह किया था सर्वप्रथम एलेकस ओसबॉर्न ने 1950 में, ऑप्शन ए एलेकस ओसबॉर्न ने 1950 में। क्वेश्चन नंबर 116, जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा चौथी के शिक्षार्थियों के चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है, यह में शिक्षार्थियों की सहायता करेगा
कक्षा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने में। ऑप्शन बी। अब इसे आप अच्छे से समझिए। जैसे कोई टीचर है तो वह जीव जंतुओं पर आधारित किसी पाठ को पढ़ाना चाहती है, जैसे शेर हुआ और चीते हुए, सुअर हुआ, हाथी हुआ, तो इन सब के बारे में पढ़ाना चाहती है। तो टीचर क्या कहती है कि जो कक्षा चौथी के शिक्षार्थी यानी कि छात्र हैं उनको चिड़ियाघर लेकर जाती है और वहां बताती है कि ये हाथी है, ये शेर है, तो इस प्रकार से सभी से परिचित कराती है। तो उसके बाद जब वो कक्षा में पढ़ाएगी तो कक्षा कक्षीय अधिगम वो वास्तविक, तो बच्चे याद करेंगे कि हाँ हमने वहां शेर देखा था, वह ऐसा था, हाथी देखा था तो वह ऐसा था। यानी कि कक्षा और बाहर के वास्तविक जीवन को एक ही परिस्थिति के साथ जोड़ना। मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 117। विज्ञान के दैनिक प्रयोग की कुशलता के विकास हेतु निम्न में से कौन सा अभ्यास कराया जाना चाहिए? तो इसके लिए अभ्यास कराया जाना चाहिए मौखिक। ऑप्शन सी। क्या क्योंकि जो दैनिक यानी कि दैनिक का अर्थ है प्रतिदिन जो प्रयोग की कुशलता है उसका मौखिक अभ्यास कराना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि जो अपने प्रतिदिन दैनिक जीवन में जो कुशलता है तो उनको हम लिख लेंगे, फिर नहीं, तो उनका अध्ययन हमेशा मौखिक कराया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 118। कक्षा में पोषण व्याकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसके लिए एक शिक्षक को विद्यार्थियों के अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री भोजन को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। ऑप्शन ए। विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। तो पोषण यानी कि अपने खान पान के बारे में अगर शिक्षक को पढ़ाना है तो बच्चे खाना तो लाते ही हैं लंच के लिए, तो पहले वो शिक्षक को उनसे बोलना चाहिए कि आप अपना अपना टिफिन बॉक्स खोलो और उसको देखो कि कौन क्या भोजन लाया, और उसके बाद में फिर पोषण पढ़ाएंगे कि इस वाले भोजन से हमें ये पोषण तत्व मिलते हैं, इस भोजन से ये पोषण तत्व मिलते हैं, तो बच्चों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 119। प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से किन कौशलों के विकास की आवश्यकता होती है? तो पहले हमें ये पॉइंट पढ़ना है, उसके बाद देखना है कि कौन कौन से उनके लिए आवश्यक हैं। तो यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई है टाइपिंग, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। जैसे कि मैं ऊपर भी आप लोगों को बताता हूँ कि थोड़ी बहुत टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बाकी आप लोगों को क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे कि एक भी क्वेश्चन आपको गलत ना उसका आंसर मिलेगा ना क्वेश्चन मिलेगा, हाँ, लेकिन जो ऑप्शन है उसमें मिस्टेक हो जाती है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और मैं ये आप समझिए आपके इसमें मैं सभी किताबों का निचोड़ डालता हूँ। 10 क्वेश्चन इस किताब के, 10 क्वेश्चन इस किताब के, इस प्रकार से जोड़ जोड़ के एक प्रैक्टिस सेट तैयार करता हूँ। तो चलिए अपने क्वेश्चन पर वापस लौटते हैं। स्थानों की सापेक्षता की स्थिति बिल्कुल, अब जैसे हम मानचित्र में कोई भरेंगे तो पहले हमें उसका पता तो रहना चाहिए कि ये जैसे उत्तर प्रदेश है तो यह स्थान पर है, मध्य प्रदेश है तो यह इस स्थान पर है। तो बिल्कुल स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ बिल्कुल, कि जैसे उत्तर है तो उत्तर किस दिशा में है, उसकी दूरी, जैसे कि दिल्ली है पहले तो उसकी दूरी कितनी है, इन सभी का भी ज्ञान होना चाहिए। प्रतीकों और स्केल पैमानों का, हाँ, इसका भी होना चाहिए। स्केल पैमाने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग तो यह हो या ना भी हो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी ये तीन आवश्यक होना चाहिए, 1, 2 और 3, ये तीनों पॉइंट आवश्यक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 120 और आज के हमारे इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है? तो स्वमूल्यांकन की योग्यता, बिल्कुल यह एक मानसिक रूप से स्वस्थ यानी कि उसका माइंड कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, तो वह अपना स्वयं का मूल्यांकन भी कर सकता है, इसकी भी योग्यता होती है, यह सत्य है। उसे अपने ऊपर आत्मविश्वास होता है, बिल्कुल उसे अपने ऊपर आत्मविश्वास होता है। अगर जैसे कोई व्यक्ति चिंता या स्ट्रेस में है
तो ना तो वो स्वयं मूल्यांकन कर सकता है, ना उसे आत्मविश्वास रहेगा कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ। लेकिन अगर बस मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा तो स्व मूल्यांकन भी की योग्यता भी रखता है, आत्मविश्वास भी रखता है और समायोजनशीलता भी उसमें होती है। तो यह एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के तीनों लक्षण हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। इस प्रकार हमने माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 का भाग वार, जो कि मुख्य विषय विज्ञान का है, उसके 120 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट पाने के लिए। और इसी यूट्यूब चैनल पर मैं आपको सीटेट के भी इसी प्रकार से सभी किताबों का निचोड़ चुन चुन करके सिलेबस अनुसार आप लोगों को प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवाऊंगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।